क्लास 9 में मोशन में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखने से पहले न्यूटन फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके, कुछ बातें हम समझ लेते हैं। बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो ये चलेगा क्या? कब चलेगा? जब इस पर फोर्स लगाएंगे। ओके, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर मोशन कर रहा है तो ये कब तक मोशन करता रहेगा? जब तक इस पर ब्रेक नहीं लगेगी, मतलब जब तक इसको रोका नहीं जाएगा। ओके, तो सुनिए जरा, यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि कोई बॉडी जब तक रुकी रहती है तो तब तक रुकी रहती है जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, और इसी तरीके से कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन कर रही तो तब तक करती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन will continue in motion in a straight line with a uniform velocity unless मतलब जब तक, unless it is compelled by an external force, जब तक उस पे बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए, unless it is compelled by an external force to change its states of rest or state of uniform motion। ठीक है, देखिए अभी ये और अच्छे से समझ में आएगा, पहले कुछ बातें और समझ लेते हैं। लॉ समझ में आ गया क्या है? क्या बोला था न्यूटन फर्स्ट लॉ में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये लॉ है एक तरीके का। ओके, ये नेचर में लगता है, ये देखिए डस्टर तब तक रखा रहेगा जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है ना, कुछ बातें और समझ लेते हैं। देखिए इसमें आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इनर्शिया क्या होता है। ओके, देखिए इनर्शिया क्या होता है। सुनिए, इनर्शिया एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी में। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऑनेस्ट है, कोई ऑनेस्ट है तो ये ऑनेस्टी उसकी क्या है? प्रॉपर्टी है, या ऑनेस्टी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इनहेरिटेड समथिंग इज कॉल्ड इनहेरिट, इनहेरिट प्रॉपर्टी। इनहेरिट मतलब उसी की, ये उसी की प्रॉपर्टी है, उसी की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कैसा है, उसका उसकी विशेषता क्या है? वो ईमानदार रहता है। ये विशेषता उसमें हमेशा है, जन्म से ईमानदारी उसको सिखाई गई है बचपन में, और वो ईमानदारी उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से। तो इनर्शिया भी किसी बॉडी की क्या होती है? प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी होती है? ये इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी बॉडी को, कोई बॉडी मान लो हाँ मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। और कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक तरीके की प्रॉपर्टी है जो कि किसी बॉडी के, इस ध्यान से सुनिए, जो कि किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन के रजिस्ट को अपोज करती है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, कोई बहुत भारी सा बॉक्स है, ध्यान से सुनिएगा, कोई बहुत भारी सा बॉक्स है, आप उसको ऐसा धक्का मारते हो, चलता है क्या? नहीं चलता है। तो आप क्या बोलेंगे? इसमें क्या है? इनर्शिया है, इसमें इनर्शिया है। वो इनर्शिया क्या है? इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको क्या नहीं करने देना चाहती है? चलने नहीं देना चाहती। ओके, इसी तरीके से कोई बॉडी आ रही, मान लो सामने से बाइक आ रही बहुत तेजी से, आप रोक लोगे क्या ऐसा फोर्स लगा के? ठीक है, आप कोशिश तो करेंगे शायद उसकी वेलोसिटी को कम भी कर दें, बट वो रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती है? क्योंकि उसमें भी क्या है? इनर्शिया। कौन सा इनर्शिया है? मोशन का इनर्शिया। वेरी गुड। तो दो तरीके का आपको इनर्शिया मिलेंगे, वो अभी हम देखेंगे। एक तो इनर्शिया कौन सा? रेस्ट वाला, और एक इनर्शिया कौन सा? मोशन वाला। रेस्ट वाला इनर्शिया क्या करता है? पहली बात फिर से, इनर्शिया क्या होता है? तो आंसर ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण क्या होता है? अगर वो चल रही होती है तो चलते रहना चाहती है, और अगर वो रेस्ट पे होती है तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है। तो इनर्शिया इस तरीके से दो तरीके का हो गया। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले इनर्शिया का डेफिनेशन लिख लेंगे। ओके, तो देखिए इनर्शिया को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? Inertia is the property of an object by virtue of which it neither changes its state
nor it tends to change the state is called inertia, or you can say that inertia is that property of a body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion. इसको नोट कर लीजिए, क्या होगा? Inertia is the property of a body due to which it resists a change in its state, of rest. ठीक है? इनर्शिया के कारण वो किसको रेजिस्ट करता है, मतलब रेजिस्ट करता है मतलब समझ रहे हो, अपोज करता है. किसको अपोज करता है? चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, वो मोशन में नहीं आना चाहता है. और दूसरा क्या है? और इट कैन रेजिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ यूनिफॉर्म. समझ गए? ठीक है, ये इनर्शिया होता है. देखिए टाइप्स ऑफ इनर्शिया, दो तरीके के इनर्शिया होते हैं. नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन. ओके, इनर्शिया के टाइप. नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट. नंबर 2 इनर्शिया ऑफ मोशन. सुनिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता होगा? If a body is at rest, it will remain at rest unless an external force is applied to change its state of rest. ठीक है? कब तक रेस्ट में रहना चाहता है? जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए. तो इसमें नोट कर लीजिए, if a body is at rest, ये किसमें नोट कर रहे हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. If a body is at rest, it will remain at rest. It will remain at rest unless an external force is applied. Unless an external force is applied to change its state of rest. To change its state of rest. Okay? और inertia of motion क्या होता होगा? Yes, a body in a state of motion continues to be in motion. ठीक है? With the same speed in the same direction in a straight line, unless an external force is applied on it to change its state of motion. So a body in a state of motion continues to be in motion, continues to be in. हाँ बताइए, continues to be in motion, ये कैसे मोशन की बात कर रहा होगा? यस, यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में. ठीक है? और एक हाँ स्ट्रेट लाइन में इन अ गिवन डायरेक्शन. ठीक है ना? ओके, या फिर यू कैन से दैट विद यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, a body in a state of motion continues to be in a state of motion with the same speed in the same direction. Continues to be in motion in the state of motion. In the state of motion with the same speed
with the same speed in the same direction in a straight line, in a straight line, unless an external force is applied, unless an external force is applied to on it to change its state of motion. तो याद रखिए इनर्शिया कितने टाइप के हो गए आपके? 2 टाइप के. ओके, कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण क्या होता है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण बॉडी अगर मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहना चाहती है. और कैसा मोशन होता है? वो यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, तब तक वो मोशन में रहना चाहती है जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स उस पे ना लगाया जाए जो कि किसको चेंज करने की कैपेसिटी रखता है? उसके स्टेट ऑफ मोशन. ओके, आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो ये इनर्शिया आपको समझ में आ गया. तो फिर से याद करिए, इनर्शिया क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की जिसके कारण वो क्या करता है? 2 चीजों का अपोज, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट या तो स्टेट ऑफ रेस्ट से रिलेटेड होगा, और या तो स्टेट ऑफ मोशन से. स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब अगर रेस्ट में है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी के कारण वो रेस्ट में बना रहना चाहता है? इनर्शिया के कारण. कौन सी प्रॉपर्टी के कारण वो मोशन में बने रहना चाहता है? इनर्शिया के कारण. ओके, तो एक तरीके की बॉडी, एक तरीके की ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है. ओके, ये प्रॉपर्टी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है और ये प्रॉपर्टी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में हो सकती है. अब सोचिए, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और मूविंग ऑब्जेक्ट में ऐसा क्या कॉमन होता है? तो आंसर है मास. क्या कॉमन होता है? मास है. चाहे कोई बॉडी मूव कर रही हो चाहे रेस्ट पे, दोनों में क्या है? मास. अब देखिए, एक इसमें आप एक्टिविटी करोगे, इससे पहले एक नोट और लिख लीजिए. इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट. इनर्शिया क्या है? इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी. इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट. मतलब इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबके पास यस नेचुरली ये प्रॉपर्टी होती है. कौन सी? इनर्शिया. आप अब एक एक्टिविटी कर सकते हैं इसमें. देखिए, एक काम करिए, इधर ध्यान दें जरा. ये देखिए, ये बॉक्स है खाली इंक का, जो कि किससे बना हुआ है? पेपर से. ये पेपर से बना हुआ है. देखिए, मैं आपके सामने रख रहा हूं. मैं ना अंदाजे से सेम फोर्स लगा रहा हूं, इस पे भी लगाऊंगा, इस पे. देखिएगा क्या होता है. फिर से देखिए, ये कैसे रखा है? स्टेट ऑफ रेस्ट. ये भी कैसे? स्टेट ऑफ रेस्ट. नहीं चला. तो देखिए कितना बढ़िया. इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा हुआ? जिसका मास ज्यादा है. क्योंकि इनर्शिया क्या होती थी? प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी? कि अगर वो रेस्ट में है तो कैसे बने रहना चाहता है? रेस्ट में. और अगर वो मोशन में है तो कैसे बने रहना चाहता है? मोशन में. तो याद रखिए, जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा. ये तो मैंने कौन से इनर्शिया की हेल्प से आपको समझाया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की हेल्प से. आप इनर्शिया ऑफ मोशन की हेल्प से भी समझ सकते हैं. इनर्शिया ऑफ मोशन में समझिए, एक आप क्रिकेट का बॉल लीजिए और एक आप टेनिस का हल्का बॉल लीजिए. दोनों को सेम फोर्स से फेंकिए, सेम फोर्स से. बताइए कौन सा बॉल आसानी से रुक जाएगा? टेनिस वाला, जिसका मास क्या है? कम. समझ में आया? अगर उसका मास कम है तो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन भी कैसा होगा? कम. तो जब उसको रोका जाएगा तो वो ज्यादा अपने
मोशन को रेजिस्ट नहीं, सॉरी, ज्यादा सामने से लगने वाले फोर्स को ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? उसका मास क्या है? तो वी कैन से दैट कि अगर आपको कोई पूछे कि इनर्शिया किसी बॉडी के मास से कैसे रिलेटेड है, तो आप आंसर देंगे ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया ऑफ बॉडी। ठीक है, तो कहीं पे नोट कर लेते हैं, ग्रेटर द मास द ग्रेटर, ये नोट कर, ये नोट कर दो। ठीक है, देखिए एक और आपको पता होना चाहिए, ग्रेटर द मास greater the mass greater the inertia of object। कोई दिक्कत है इसमें बताइए? हाँ, ओके। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया। ओके, अब देखिए, अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया? हाँ, अब पढ़िए क्या बोला जाता है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। हाँ बताइए। हाँ, हाँ भाई देखिए, पूछ रहे हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होगा क्या? होगा। ठीक है, कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही है तब भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होगा, क्योंकि देखिए रुकना वो तब तक नहीं चाहता होगा जब तक उस पर क्या ना लगाया जाएगा, एक्सटर्नल। ओके, अब सुनिए जरा ध्यान से, इसमें कुछ एग्जांपल्स। ओके, देखिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हम फोर्स का एक नया डेफिनेशन निकाल के लाते हैं। अब बताइए, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को पढ़ने के बाद आपको फोर्स का कोई नया डेफिनेशन याद आता है, समझ में आता है? आंसर है यस। क्या समझ में आता है? कि कोई तो ऐसी चीज है जो किसमें चेंज कर देती है, उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में या तो उसके स्टेट ऑफ मोशन। वो चीज का मतलब चीज नहीं, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी का नाम आपने क्या रखा? फोर्स। तो फोर्स का एक नया डेफिनेशन बन गया और बहुत बढ़िया डेफिनेशन बन गया। ओके, तो याद रखिए, जो आप पुराना आपने जो पढ़ा था वो इतना प्रोफेशनल डेफिनेशन नहीं था, आप नया डेफिनेशन बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्या पढ़ लिया? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना। कब तक? जब तक उस पे कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी ना लगाई जाए जो फिजिकल क्वांटिटी उसको क्या कर दे, या तो चला दे या तो रोक दे। तो उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? फोर्स। समझ में आया? तो फोर्स का एक नया डेफिनेशन बनेगा, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और याद रखना, न्यूटन फर्स्ट लॉ को गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स नोट कर लीजिए, डेफिनेशन ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, definition of force according to Newton's first law। एन लिख दिया बस मैंने ऐसे शॉर्ट में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, देखिए फोर्स का क्या डेफिनेशन बनेगा? Force is that external cause which can move a stationary object, है ना? Force can that external cause। Force is that external cause। External cause मतलब ये किसी एक्सटर्नल एजेंट ने लगाया होगा, जैसे कि मैं यहां पर क्या हूं? एक्सटर्नल एजेंट। मैं इस पे क्या लगा रहा हूं? फोर्स। तो फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज। हाँ बताइए, ये क्या कर देता है? हाँ, यस, ब्रेक लगेगी वो भी एक्सटर्नल कॉज है ना?
ब्रेक का आपने मैकेनिज्म देखा है, साइकिल में तो ब्रेक देखा है ना, उसमें रबड़ के दो पैड होते हैं, वो जाके ऐसा रिम को पकड़ लेते हैं। तो ब्रेक भी किसका एग्जांपल? एक्सटर्नल फोर्स लगाने का एग्जांपल है। ओके, उसको नोट कर लेते हैं। फोर्स इज दैट एक्सटर्नल फोर्स व्हिच कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, व्हिच कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब समझ रहे हो? यस, रुका हुआ ऑब्जेक्ट। ओके, which can move a stationary object or which can change the state of, or which can change the state of motion, state of motion of moving object। ठीक है, जो कि या तो क्या चेंज कर देता होगा, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा देता होगा, या तो किसी मोशन में, या तो किसी जो मूविंग ऑब्जेक्ट उसके मोशन में चेंज करा देता होगा। मोशन में चेंज कराना क्यों मैंने बोला? उसकी डायरेक्शन चेंज करा देता होगा, या उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करा देता होगा, कुछ भी कर। ओके, या उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कर सकता होगा? घटा सकता होगा, या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर सकता होगा। तो ये सारी बातें इस स्टेटमेंट में कवर हो गई। स्टेट ऑफ मोशन कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। किसका स्टेट ऑफ मोशन? मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमने डेफिनेशन निकाली है किसके अकॉर्डिंग? अब देखिए एक और डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। फोर्स इज दैट एक्सटर्नल फोर्स व्हिच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई बात नहीं, ये भी ना। ओके, ये हो गया। अब डेफिनेशन ऑफ फोर्स हो गया, इनर्शिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ अब एग्जांपल्स देखिए। सबसे पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। इनर्शिया ऑफ रेस्ट एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल्स ऑफ inertia of rest. Okay, number 1, when a train suddenly starts moving forward, the passenger standing in the compartment tends to fall backward. When a train या कार कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। When a train suddenly starts moving, forward, the passenger standing in the compartment, the passenger standing in the compartment tends to fall backward। इसको समझिए। ओके, इधर देखिए जरा ध्यान से। जब ये अभी हम खड़े, ट्रेन अचानक से चलती तो पैसेंजर किधर जाता है? पीछे। या कार अचानक से आगे चलती तो पैसेंजर पीछे जाता है। सुनिए, इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे? अपनी बॉडी को दो पार्ट्स में ब्रेक करिए, ठीक है? यस, बिलो रेस्ट एंड दिस इज द अपर पार्ट। ओके, ऊपर वाला पार्ट नीचे। सुनिए, जब ट्रेन चलती है तो जो नीचे वाला पार्ट है, आपकी कमर के नीचे वाला जो पार्ट है, वो किसके कांटेक्ट में होता है? ट्रेन के
फ्लोर पे। ट्रेन चली, ट्रेन का फ्लोर भी चला और फ्लोर के कांटेक्ट में कौन है? नीचे वाला पार्ट। तो नीचे वाला पार्ट पे क्या होता है? आगे। ऊपर वाला चला गया। नीचे वाला पार्ट किसके कांटेक्ट में? ट्रेन के फ्लोर पे। तो फोर्स किस पे लगता है? ट्रेन के। तो नीचे वाला तो कहाँ बढ़ जाता है? और ये बढ़ना चाहता है क्या? कब तक नहीं बढ़ेगा ये? जब तक इस पे फोर्स नहीं लगा। क्या नहीं? तो ये अपनी पोजीशन पे ही रहता है। और ये वाला पार्ट कहाँ निकल जाता है? नीचे वाला आगे। तो आपको क्या लगता है कि आप कहाँ चले गए? पीछे। ओके, फिर आप फोर्स लगा के बैलेंस करते हो। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? दूसरा सुनिए, इसी का जस्ट उल्टा। जब कार या ट्रेन में ब्रेक लगती है तो हम कहाँ जाते हैं? देखिए कैसे। फिर से बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 2। नीचे वाला जब ब्रेक लगती है तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो किसके कांटेक्ट में होता है? ट्रेन के फ्लोर के या कार के फ्लोर के। ट्रेन पर ब्रेक लगा, ट्रेन रुकेगी तो फ्लोर भी रुकेगा, फ्लोर रुकेगा तो फ्लोर के कांटेक्ट में आपके पैर है। पैर भी क्या होंगे? रुकेंगे। लेकिन सोचिए जब नहीं रुका था तो पूरी बॉडी कैसे चल रही थी? आगे। कौन रुका? ऊपर वाले पोर्शन क्या कांटेक्ट में था नीचे फर्श के? नहीं। तो ये वाला पोर्शन रुकना चाहता है क्या? क्यों? क्योंकि इस पे क्या नहीं लगा है? तो ये तो रुक गया और ये वैसे ही चलता चला जाता है। तो कैसा आ जाता है ये? समझ में आया? दोनों रीजन लिख लोगे। कोई डाउट है? और एक्सप्लेन किससे करेंगे? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। ठीक है, पहला वाला पार्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट से और दूसरा वाला पार्ट किससे एक्सप्लेन करेंगे? जब ब्रेक लगते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन से। समझ में आ रहा है? दूसरा वाला पार्ट इनर्शिया ऑफ मोशन से। ओके, पार्ट 2, व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज beaten with a stick, okay, the dust particles start falling out of it. The dust particles start falling out of. सुनिए भाई, ये देखिए, ये एक कारपेट है, इसमें बहुत सारा धूल लगा हुआ है, डस्ट पार्टिकल्स इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं, आपको पता है। देखिए कितना बढ़िया। अभी इसमें डस्ट पार्टिकल चिपका हुआ है। ये मैंने ऐसा लिया स्टिक, ध्यान रखिएगा जरा, ये स्टिक लिया ऐसा, अगर मैंने मारा तो मेरा स्टिक कहाँ पर पड़ा? कारपेट। हाँ, और देखिए ये स्टिक है मेरे पास, कितना पार्ट किसको किस कारपेट में पड़ जाता है? कहाँ कहाँ नहीं पड़ा? यहाँ नहीं पड़ा, यहाँ। तो यहाँ जो पार्टिकल होंगे वो तो इस कारपेट के साथ कहाँ चले आएंगे? पीछे। बाकी सारे पार्टिकल पे फोर्स लगा क्या? तो वो कहाँ रहना चाहते हैं? रेस्ट पे। समझ में आया? इमेजिन कर सकते हो। ठीक, ये सारे पार्टिकल्स में चिपके हो। मैंने ऐसा स्टिक मारा, तो मारा तो मैंने किस पे? कारपेट। क्या इधर 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 जो साइड में पार्टिकल थे उस पे मैंने स्टिक मारा, क्या फोर्स लगेगा क्या उन पे? तो जहां थे वो वहीं रहना चाहते हैं, तो कारपेट तो पीछे निकल जाता है और जो पार्टिकल है वो वहीं रह जाते हैं, तो कांटेक्ट दोनों का छूट गया। और फिर पार्टिकल में क्या होता है? मास। क्या होता है? मास। और मास जिस पे होता है उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर लगेगा तो उसमें फोर्स कितना लगेगा? m/g। अगर पार्टिकल का मास m है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लगेगा और पार्टिकल कहाँ चला जाएगा? समझ में है? तो इस तरीके से कारपेट से डस्ट पार्टिकल अलग हो जाता है। नंबर 3 देखिए, ये भी किससे समझाएंगे आप? बताइए, न्यूटन फर्स्ट लॉ में किससे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑन शेकिंग और गिविंग जर्क्स टू ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ऑन शेकिंग या गिवन jerks to branches of a tree, the fruits